नमस्कार दोस्तों। छीन लूंगा मैं ये रोटी किसी परचम की तरह है, दिन के घमासान में उतरा हूं मैं फाका लेकर। तो ये शब्द हैं, शायर हैं अहमद सलमान साहब के। और इस शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू कर रहा हूं। और चर्चा जब मैं शुरू कर रहा हूं तो आपके साथ में कहता हूं, आपकी बर्बादी के दिन क्या तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? तेजी से आपकी बर्बादी, आपके बच्चों के भविष्य, आपके बच्चों के, आपके सबके रोजगार पर क्या संकट इतनी तेजी से मंडरा रहा है? क्या आपकी रोटी भी छीन लेने के लिए पूरी तरीके से सरकार आमादा हो गई है? क्या स्थितियां इतनी बुरी हो गई हैं चंद सालों में ही कि आज देश को संभाल पाना मुश्किल हो गया है? इन्हीं सारे सवालों पर आपके साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के हालात रोज दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश में गरीबी और गुर्बत की स्थिति भयावह हो चली है। वर्ल्ड बैंक की कल शाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 60 लाख लोग एक्सट्रीम पावर्टी, एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी के अंदर ढकेल दिए गए हैं। और यह सब मोदी सरकार की अकर्मण्यता के चलते कोरोना काल के दौरान हुआ है। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि तीसरी बार उन्होंने अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाया है, 7.5% से घटाकर अब 6.5% पर ले आए। हो सकता है इसको भी इंटरनेशनल साजिश कह दिया गया हो, जैसे फिच, मूडीज, एडीबी को कहा गया था इनके पीछे भी ईडी छोड़ दी जाएगी। खैर, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, यही सवाल है। गरीबों के खिलाफ जो साजिश है उसमें आटा 22 से 40 कर दिया गया है, दूध 35 से 60 कर दिया गया है। गरीबों के खिलाफ ऐसी साजिश है कि जो कच्चे तेल का दाम $116 प्रति बैरल हो गया था वो 91 पर आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ये है कि 130 ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट जो है 200% महंगा कर दिया जाएगा। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। गरीबों के साथ खिलवाड़ यह है कि हंगर इंडेक्स में हम 101 नंबर पर आएंगे 116 देशों की सूची में, नेपाल और भूटान के पीछे। तो क्या गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुहैया कराई जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री परेशान है? बहुत परेशान है। ड्रोनाचार्य बने हुए हैं आजकल। ड्रोन से आलू उठवाएंगे, पहले आलू से सोना बनवा रहे थे, अब ड्रोन से आलू उठवाएंगे। ये परेशानी है उनकी गरीबों को लेकर। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि रुपया 82-33 पर आकर टूट गया है। $100 बिलियन हमारी विदेशी मुद्रा भंडार से गायब हो गए रुपए को बचाने के लिए। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट मुंह बाए खड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित आज देश का गरीब है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी में जा रही है और जब इस स्थिति में हो तो निश्चित रूप से सोचने की जरूरत पड़ती है, चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। बात करता हूं, आज शुक्रवार को जो कारोबारी दिन का आखिरी दिन है एक प्रकार से, और इस दिन रुपए के गिरने का जो रिकॉर्ड है वो लगातार बनता जा रहा है। और आज रुपया गिरने का फिर एक नया रिकॉर्ड बन गया और भारत के इतिहास में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में आ गया। अब 82 रुपए 32 पैसे का आज $1, 82 रुपए 32 पैसे का। तो आप इससे समझ सकते हैं। और इसके असर क्या होने, इसका असर होना है, आप जितना आयात होता है हमारे देश में वो सारा महंगा हो जाएगा। स्थिति यह है कि बाहर के देशों में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और वहां पर पढ़ना महंगा हो जाएगा। बच्चों को हमारे देश के अंदर सेशन लेट हैं, यूनिवर्सिटीज में बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा बद से बदतर हो रही है। अभी तक आप सोचिए, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाए, और दिल्ली नहीं तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में देश की एडमिशन तक नहीं हो पाए हैं। जबकि जुलाई में जो सेशन शुरू होता था, तो आप जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने गुजर गए, अब चौथा। तो आप समझिए कि किस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया गया है। और इसलिए मजबूरी में लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, जिससे कि अच्छा रोजगार मिल जाए, विदेश की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में भेजने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी में कर्ज लेकर के भेज रहे हैं या कैसे भी भेज रहे हैं। तो आप समझिए उनके लिए वो भी महंगा हो जाएगा।
न देश में आपके लिए कुछ है, न देश के बाहर कुछ है। भारतीय रुपया आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे और गिरा और गिर करके 82 रुपए 32 पैसे का हो गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जो कल जो बंद हुआ था 81 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था और आज ये जो कमजोर और हो गया। तो आप समझिए लगातार रुपए की स्थिति है कि 52 हफ्ते से लगातार रुपए में गिरावट आ रही है और यह गिरावट लगातार देखी जा रही है। और नरेंद्र मोदी के शासन काल के आते आते आप देखिए 58 रुपए का एक डॉलर हुआ करता था, 58 रुपए का, और आज कितने का है? 82 रुपए से भी ज्यादा का, यानी आपको सारे एक्सचेंज और सब कुछ देकर के 83 रुपए का पड़ेगा। आप इससे समझिए कहां 58 रुपए का था, कहां इतने में हो गया है, जबकि देश के निर्माण में कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो यह स्थिति है। क्यों? फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, माइक्रोलॉजिक चिंताओं के चलते फेड की दरों में इजाफा हुआ है। भारतीय रुपए में इस साल लगभग 10.7% से ज्यादा की गिरावट आई है और अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हाल में तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और भारत में भी आरबीआई जो है 5 बार बढ़ोतरी कर चुका है। तो इससे आप समझिए। और इसके बाद में लगातार ये स्थिति चल रही है, इंपोर्ट करना इतना महंगा हो गया है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें इंपोर्ट ही होती हैं और बाहर के देशों में हमारे लोग जाते हैं, उसका भी आप किस तरह से खर्चा है ये भी आप समझिए। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को जो है 50 रुपए में $1 मिल जाते थे, मगर अब $1 के लिए छात्रों को 82 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये अंतर आ गया है। कांग्रेस की सरकार जो यूपीए की सरकार थी और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो इन स्थितियों में है, व्यापार हमारा महंगा हुआ है, सारी चीजें हैं। तो ये है। इसके बाद में आप देखिए हालत यही नहीं है। इसके बाद में अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यों में जो इसी कारण से जो राज्यों में है वहां पर तमाम सारी चीजें, सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सारी चीजें हो, जिसके लिए जो बजट निर्धारित था उनका, उसमें वो सिर्फ 15% खर्च कर पाए और केंद्र के मुकाबले उनका खर्च आधा है, क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें उनका पूरा पैसा ही नहीं दे रही। तो इस स्थिति में राज्यों की हालत है और केंद्र ने अभी तक बजट का 27.8% खर्च किया है, जबकि राज्य सिर्फ 15% खर्च कर पाए हैं। तो यह स्थिति है। राज्यों में खर्च जो है, जो एग्जैक्ट फिगर कहेंगे तो 14.7%। तो आप समझिए। और झारखंड और पंजाब हैं जिनके पास 10% ही खर्च कर सके। तो आप समझिए इन दो राज्यों में तो और बुरी स्थिति है कि 10% पे ही। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल से जुलाई के दौरान था, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पुल सहित कई गतिविधियों पे खर्च के लिए केंद्र सरकार राज्यों के आगे बेबस है। वक्त पर पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी बहुत सारी चीजें, और इन सब में केंद्र ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इसी अवधि में 26 राज्यों ने सिर्फ 1,01,000 करोड़ खर्च किया। तो यह स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले इस खर्च के लिए जो 7.5 लाख करोड़ रुपए साल के रखे गए हैं, जबकि राज्यों को 6.92 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। और उस स्थिति में क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें वक्त पर पैसे ही नहीं दे पा रहा है, तो खर्च कहां से करे? तो स्थितियां क्यों नहीं दे पा रहा है, इन सब बातों को भी समझेंगे, लेकिन इस पे आते हैं। अब आप देखिए यूपी और महाराष्ट्र ने भी सिर्फ 10% खर्च किया है। तो यह स्थिति। और उसके बाद में यदि आप बात करेंगे दूसरे और बहुत सारे, गुजरात की बात कर लिए तो गुजरात में जो है खर्च हुआ है 25%। क्यों? गुजरात को दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश ने भी 25% खर्च किया है। तो इस बात को तो मध्य प्रदेश, गुजरात ये सारे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा। तो इस स्थितियों में, और इस स्थिति में सबसे ज्यादा बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में। और इस दशा को यदि आप समझेंगे तो आप समझ लेंगे कि किस तरह की स्थितियों में
पूरी सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं। और इनको समझते हुए आप एक चीज जानिए, उधर रुपया जो गिर रहा है वो आपके सामने है, और रुपया जिस तरह गिर रहा है, भारत में रुपए की जो गिरावट की वजह है, विकसित देशों के इन्वेस्टर जो है वो भारतीय शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। लगातार उन्होंने पैसा निकाला है और ये रकम इतनी बड़ी है कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, जिसके कारण भी बहुत बुरी स्थिति है, इसको समझना पड़ेगा। जोखिम कम करने के लिए सोने की तरह डॉलर जुटाने का चलन भी बढ़ गया है। अब लोग सोने की बजाय डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है रुपए की अपेक्षा। और स्थिति है, पेट्रोलियम और सोने के अब दाम बढ़ेंगे जब जिस तरीके से वो हो रहा है, क्योंकि ये बाहर से ही आता है, हमारे देश में इसकी कोई क्षमता नहीं है कोई बहुत अच्छी। इसके बाद में सामानों की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोलियम के दाम और दूसरी और चीजें, सारी चीजों का जो नुकसान उठाना पड़ेगा। विदेशों में पढ़ाई, घूमना जाना, तमाम सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, और देश में जो विदेशी निवेश है वो घटेगा लगातार। तो इससे बुरी स्थिति है। दुनिया में 85% व्यापार जो है यूएस डॉलर में होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूएस डॉलर में होने के कारण कितना बड़ा नुकसान भारत को होगा। तो जहां पर ये स्थितियां हैं, उनको आपको इस तरह से समझना होगा कि जहां 1954 में यदि बात करें या 1964 में बात करें, मतलब आप 1950 से लेकर के यदि 1964 तक बात करेंगे, तो भारतीय रुपए की कीमत 4.5 रुपए का $1 होता था, और आज स्थिति आप देख रहे हैं 82 रुपए के ऊपर पहुंच गया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये 85 रुपए बड़ी आसानी से पहुंचेगा इस साल के अंदर। इसके बाद में आपको और एक बात बता देता हूं, विश्व की हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो है 5वें नंबर की जो है बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और हम अपना ढिंढोरा पीटते हैं। और जब हम इतनी बड़ी ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप ये समझिए कि आखिर दुनिया की, ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देने वाले को लेकर के हम फिर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। क्यों खुश नहीं हो पा रहे? क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है, हमारी जीडीपी की स्थिति बहुत खराब है। और जीडीपी ग्रोथ को लेकर के जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक उसने कल ही बताया है, जो रात में ही आया है, कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो और घटा दी। पहले उसने घटा करके जो हमारी 7.5% थी उसको 7% किया था, अब उससे भी घटा करके 6.5% कर दिया। और आपको बता दें, इसको लेकर के एक और रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये अभी भारत की जीडीपी 5.7% तक नीचे जाएगी। तो आप समझिए इसी साल के अंत में जाएगी, 2022 के। तो ये स्थितियां हैं। तो जिस तरह से भारत बर्बादी की दिशा में ढकेला जा रहा है, उसका ये नतीजा है। तो क्यों ये स्थिति है, क्यों घटाया जा रहा है सारी चीजें? इसके बावजूद प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ में भी हम जो है बेनिफिट कमाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे। ये लगातार जो इनके अर्थशास्त्री हैं तथाकथित, जो इनके साथ इस समय सलाहकार की भूमिका में है, अनंत नागेश्वरण और जैसे तमाम सारे लोग हैं, ये बार बार कहते हैं कि हम 7% पे ले जाएंगे, इस पे ले जाएंगे। झूठे आंकड़े आप भले दिखा लें, लेकिन दुनिया तो आपके झूठे आंकड़े पे नहीं भरोसा करे। तो दुनिया की बाजार में आपकी आज औकात नहीं रह गई। और 2019 की तुलना में यदि आप देखेंगे, तो भारत की अभी इस जो तिमाही गुजरा है, इस तक जो जीडीपी की स्थिति है, वो जीडीपी की स्थिति 1% की बढ़ोतरी की, सिर्फ 1%। इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। तो उस हालत में आप समझिए, पिछले जून के अनुमान में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 7.5% आएगा, उससे भी जून में 7.5% कह रहे थे, आज अक्टूबर के पहले वीक में आकर के 6.5% हो गए, 1%। मतलब 1% घटने का मतलब है हिंदुस्तान की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन आप ये मान लीजिए कि करीब करीब जो है 5 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान भारत को हो गया, इतने से शब्दों में। और ये आकर के 10 लाख करोड़ के नुकसान से ज्यादा का होगा। तो इसी स्थिति में
और इस स्थिति में उन्होंने कहा, तो जब ये स्थिति हो तो आपको चिंता करने की जरूरत है। भारत की जीडीपी, जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि जीडीपी और गिरेगी, यूएनसीटीडी का जो अनुमान है तो उसको आप ये देख ले, इसे कहते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, उसके मुताबिक साल भारत की आर्थिक विकास दर, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो गिरकर 5.7% आ सकती है। मैं 6% मान के चल रहा हूं, जब बहुत अच्छी भी होगी। और 2021 में जब कोविड का काल था तब भी हमारी जीडीपी 8.1% की दर से थी, और आज इस स्थिति तक गिरने की जब आशंका है तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये स्थितियां क्यों, क्योंकि इसको बड़ा आसान मत माना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस तरीके से इसका ये सोचना है, ये भारत के सरकार की नीतियां हैं, सारी चीजें हैं, उनके कारण भारत की जीडीपी 2023 में 4.7% के भी नीचे आ सकती है, यह भी अनुमान। तो भारत की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है, और इस गिरावट का कारण जो है, देश में सप्लाई चेन में व्यवधान है, बढ़ती घरेलू मांग है, और चालू खाते में सरप्लस घाटे में बदल दिया गया, और इससे विकास, मतलब आपने कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सारा पैसा दे दिया, उनके 12.5 लाख करोड़ रुपया का कर्ज आपने माफ कर दिया, और स्थिति यह है कि जहां आप उनके 12.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं, वहीं क्या होता है, एक महिला जिसका पति किसान था, उसने 50,000 रुपए जो है कर्ज लिया था, और कर्ज लेने के कारण वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, और उसको बैंकों ने इतना परेशान कर दिया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। है कर्नाटक का मामला है, और स्थिति ये उसका जो है, उन्हें 24% की ब्याज दर से उन्हें वो दिया जा रहा है किसानों, अन्नदाताओं को। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, पूंजीपति मित्र हैं कारपोरेट के, उनको 6% की ब्याज दर से दिया जा रहा है। आप समझिए कि क्या स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती है कि यह स्थिति है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, और यह बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति में 70-30 का रेशियो हो गया, तो जब 70-30 का रेशियो हो गया हो तो आप बर्बादी की दिशा में ही जाते हैं, यही उसका संकेत है। भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो प्रयास सही दिशा में नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, और कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज है। तो इन सब चीजों को लेकर के लगातार गिरावट है। अब इन्हीं सब चीजों में यदि हम और आगे बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में आज भारत दुनिया में सबसे पीछे के देशों में शामिल हो गया है। तो इस स्थिति में, और भारत के नागरिकों का प्रति व्यक्ति जो आय है अभी $2,000 प्रति भी नहीं है। अब आप समझिए, अब तो $1,500 के बराबर। आप इससे समझ सकते हैं कि $1,500 भी नहीं है, तो आप ये चिंता का विषय है। इसके बाद में चुनौतियों के बावजूद जो भारत के आगे बढ़ने की उम्मीद थी, और जिस तरह से कैपिटल रिसर्च हो रहे थे, उनसे लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था, और जिस तरह 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद इस हालत में आपने आके खड़ा कर दिया है कि हम हर जगह, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा असर डालते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम ना होना है, और चीजों में आज यही स्थिति है। आज अखबार में खबर थी कि NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो पूंजी बाजार से पैसा लेगा। अब आप समझिए, एक तरफ आप कारपोरेट को दे रहे हैं, सड़कें कारपोरेट चला रहे हैं, सड़कों पे टोल कारपोरेट वसूल रहे हैं, सड़कें बना सरकार रही है और कारपोरेट को दे रही, बनाने का ठेका प्राइवेट को दिया जा रहा है, कारपोरेट को दिया जा रहा है। तो इस तरह से स्थितियां है। भारत में आर्थिक असमानता आसमान की ऊंचाइयों की तरह बढ़ी है, और इसने जो जितनी बर्बादी की है, इससे ज्यादा और कोई हो नहीं। और इसमें 94% की बढ़ोतरी हुई है। आप इससे समझ सकते हैं कि इतनी तेजी से असमानता बढ़ी है, और इसको लेकर के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। नौकरी के लिए तरसते नौजवान, वो
जो है वो उत्पादक हो सकते थे, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले हो सकते थे, वो आज आपके लिए बर्बादी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह के भी आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो जो स्थिति है भारत में, रोजगार का संकट इतना गंभीर हुआ है कि युवाओं को लगातार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इस स्थिति और भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो घटने का नाम नहीं ले रही है। तो यह भी एक चिंता का विषय है। और जब इतनी सारी चिंताएं आपके सामने खड़ी हों तो आप समझिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ फिजूल खर्ची और दिखाने के ड्रामे करती है। आपको याद होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आज धंस गया, टूट गया। आप समझिए, जबकि यूपी में कोई बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई तब ये हालत। इसके बाद में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, और वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धंस गया, टूट गया। उसके जिस दिन उद्घाटन किया उसके 5वें दिन। आप इससे समझ सकते हैं कि किस स्थिति के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने, आप देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन बना उसका उद्घाटन किया था अहमदाबाद में, और दावा किया था कि दुनिया के सबसे अच्छी उसमें ट्रेन में से है, और भारत में इतनी अच्छी ट्रेन चलेगी, और ये होगा और वो होगा। और स्थिति ये है कि वो ट्रेन जो है अचानक हल्का सा एक उससे टकराती है, और एक जानवर से, छोटे से जानवर से टकराने पे और टूट जाती है। पहली बार हो रहा है कि ट्रेन टूट रही, नहीं तो आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में कभी ट्रेनें नहीं टूटी है किसी चीज से टकरा कर। तो ये स्थिति है। और इस स्थिति में जब देश हो तो आपको जानना चाहिए यहां क्या है। नरेंद्र मोदी कहते थे, आपको याद होगा, कि रुपया गिरता है तो क्या होता है और क्या नहीं होता है। और आज रुपया भी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो रही है, खोखली हो रही है, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। उसके अलावा बर्बादी। और आपके ऊपर इसके बाद तुर्रा यह है कि टैक्स पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स लादा जा रहा है, सेस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और ये सब करके आपको बर्बादी में ढकेला जा रहा है। और उसका नतीजा क्या है? आने वाली पीढ़ी जो होगी उसको न इस देश में अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, न रोजगार मिल पाएगा, ना आपको रोटी मिल पाएगी, ना और चीजें, क्योंकि सब पे टैक्स भी है और सब पे भीख भी है। 80 करोड़ भिखारियों का देश है, 90 करोड़ बेरोजगारों का देश है, और ऐसी स्थिति में ये बर्बादी का देश बनाया गया। और जब इस स्थिति में है, उद्योग धंधे बर्बाद हैं, और इसके अलावा सर्विस सेक्टर बर्बाद है, दूसरी चीजें बर्बाद है, लोग अपने पैसे खर्च करने को नहीं तैयार है। आज ही की रिपोर्ट है कि अब पहले बड़े शहरों में लोग खरीदारी के लिए लोन लेते थे, अब छोटे शहरों में लोन लेकर के त्योहारी सीजन की खरीदारी कर रहे हैं। आप सोचिए, इस दशा में आ गए हैं कि त्योहार मनाने के लिए कर्ज और लेने की अब वो स्थिति पड़ गई। यही वजह है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए उतरना पड़ा, भारत को सच बताने के लिए उतरना पड़ा, और राहुल गांधी को उस संघर्ष के लिए उतरना पड़ा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने का बेटा, गांधी परिवार का वंशज, आज सड़कों पर पद पद चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, और कहता है, मैं आपको सुनाने नहीं आया हूं, आपकी सुनने आया हूं, आपके साथ में आपके दर्द को बटाने आया हूं, क्योंकि आपके दर्द पर बात करने की जरूरत है। तो आप समझिए, मनमोहन सिंह सरकार में जहां 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया था, मुक्त किया गया था, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में 6.25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में ढकेल दिया गया। और इसके बाद मिडिल क्लास और गरीबी के और अति गरीबी की स्थिति देख ले तो 22 करोड़ एक्स्ट्रा गरीब जोड़ दिए गए। तो ये अंतर आज खड़ा हो गया है। और इस हालत में जब देश हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें जब घटी तो उसका लाभ यहां के नागरिकों को नहीं दिया गया। देश में 130 ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया, प्लेटफॉर्म टिकट का रेट 2 गुना कर दिया गया। तो किस तरीके से मारा गया है, और हर तरीके से ला करके वो किया है। मुफ्त अनाज के नाम पर
आपकी जेबों से पैसा निकाला गया और उनको दे करके अपना प्रचार किया जा रहा है, अपनी कहानी बताई जा रही है, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सरकार आपको बर्बादी की दिशा में लेके जाती है। इसको समझिए, सुनिए, जानिए। इसलिए आपका भविष्य अब बर्बाद है, इसलिए उसके बारे में सोचना आपको पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं और लड़ने निकले हैं। तो आपको अपने भविष्य की चिंता खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आत्मनिर्भर भारत है, भले ही निर्भर हो दूसरे देशों। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब चीन के आगे सिर झुका देने लगे हैं। कल संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के खिलाफ प्रस्ताव आया तो भारत ने उसका बायकॉट किया और चीन के पक्ष में खड़ा हो गया। इससे आप समझिए कि भारत में क्या हो रहा है। न देश सुरक्षित है, न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न रुपया सुरक्षित है, न देश के लोग सुरक्षित। देश को हिंदू मुस्लिम दूसरी नफरत में जला करके मारा जा रहा है, बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। राहुल गांधी तो आपको सिर्फ सचेत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।